So very good morning to you all. Welcome to you all in St. Xavier online class. Today we are taking combustion and flame. Next part of this. Okay. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेम के बारे में. फ्लेम. तो फ्लेम क्या है? It is a visible part. It is a visible part of any burning substance. ठीक है, मतलब कोई भी बर्निंग सब्सटेंस है तो उसका जो विजिबल पार्ट है, जो बाहर दिखाई दे एक तरीके से, जैसे आपने कैंडल ली और ये एक तरीके से उसकी फ्लेम के रूप में वर्क कर रहा है, बाहर ये बर्न हो रहा है. ठीक है, तो ये बाहर वाला जो पार्ट है उसका ये विजिबल पार्ट है. ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बर्न होगा तो आपको पता है कि हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा. तो जो उसका आउटर पार्ट है जो विजिबल है उसी को अपन क्या बोलेंगे? फ्लेम बोलेंगे. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अपने पास कोई कैंडल है, ये कैंडल के अंदर आप देखोगे ये थोड़ा बैलून बन गई है, बोल जाओ. इस तरीके से अपन ने लिया, ये एक पार्ट हो गया, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया, और ये मान लो इसका थर्ड पार्ट. ठीक है, ये अंदर जो थ्रेड टाइप में है ये वैक्स है. ठीक है, ये जो इसका इनर पार्ट है जो कि ब्लैक कलर का होगा, और इसमें जो कंबसन है वो कंप्लीट नहीं होगा. इसमें आप लिख सकते हो इनकम्प्लीट कंबसन है इसमें, मतलब ये अच्छी तरीके से नहीं जलता है, तभी ये हिस्सा लगभग क्या है अंदर ब्लैक पार्ट होगा. ठीक है, उसके बाद है ये दूसरा सेकंड नंबर जो कि होता है इसका मिडल पार्ट, मिडल जोन भी बोल सकते हो आप इसको, मिडल जोन. ये येलो कलर में होता है. ठीक है, और इससे बाहर वाला जो है ये आउटर जोन है जो कि ब्लू कलर में और ब्लैक कलर में होगा. ब्लू ब्लैक कलर मान लो बाहर वाला पार्ट जो है. ठीक है, और ये इसका सबसे अधिक, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ, सबसे अंदर ही अंदर जो वाला होगा वो लेस हीट प्रोवाइड करता है. ठीक है, कम उष्मा वाला है. मोर देन इनर, ये मोर देन इनर होगा, मतलब ये जो अंदर ही अंदर है उससे थोड़ा ज़्यादा होगा. और ये बाहर जो वाला है ये सबसे ज़्यादा हॉट पार्ट होता है. आप बोल सकते हैं इसको हॉटेस्ट पार्ट. ठीक है, हॉटेस्ट पार्ट है ये सबसे ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है. इसीलिए आपने देखा होगा गोल्ड स्मिथ को, जो सुनार वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, एक पाइप ले लेंगे, जैसे ये उन्होंने एक आयरन पाइप लिया है और इस पाइप से वो फूंक मार के केवल जो इसका आउटर जोन जो होता है, आउटर पार्ट, इसके द्वारा वो मेटल वगैरह को पिघलाते हैं. जैसे आपने देखा होगा अच्छी तरीके से, यहाँ से वो फूंक मारेंगे तो ये जो फ्लेम है इससे वो, जैसे वेल्डिंग वगैरह में भी आपने देखा होगा कि बाहर वाला पार्ट ही यूज़ किया जाता है उसका, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है. ठीक है, तो ये था उसका स्ट्रक्चर. इसके बाद अपन बात कर लेते हैं फ्यूल के बारे में.
नेक्स्ट है फ्यूल। नेक्स्ट अपना पॉइंट है फ्यूल। तो फ्यूल क्या है, अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहोगे तो ये वो सोर्स है बाय विच वी गेट heat and light, heat, light and एनर्जी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अगर व्हीकल की बात करूँ मैं, तो व्हीकल्स के अंदर जो पेट्रोल है, डीजल है, अब बायोगैस मान लो आजकल वो भी यूज़ करते हैं, सीएनजी है, ये सब क्या है, एज अ फ्यूल वर्क कर रहे हैं। इसी तरीके से ये इंडस्ट्री में भी वर्क करते हैं, इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी। अगर मैं डोमेस्टिक पर्पज़ पे देखूं, मतलब घरेलू काम में किस तरीके से, तो डोमेस्टिक में आप लिख सकते हो जो वुड वगैरह है, ईंधन यूज़ करते हैं। ठीक है, या डोमेस्टिक पर्पज़ पे कैरोसिन भी यूज़ किया जाता है, ये भी फ्यूल हो गया। और भी जो बर्निंग ऑब्जेक्ट है जिनको अपन जला सकते हैं, ठीक है, तो वो सब एज ए फ्यूल वर्क करते हैं। डोमेस्टिक पर्पज़ पे ये भी यूज़ किए जाते हैं, ये नहीं कि ये भी यूज़ नहीं किए जाते, लेकिन ये इंडस्ट्री में और व्हीकल वगैरह में इनमें यूज़ किए गए। तो व्हीकल वगैरह जो डोमेस्टिक पर्पज़ पे भी यूज़ किए जाते हैं, इसलिए ये डोमेस्टिक भी हो गए। ठीक है, तो इनको फ्यूल बोलेंगे। ठीक है, अब एक फ्यूल में देखो, एक आइडल फ्यूल है, जिसको अपन आइडल फ्यूल किसको बोलेंगे वो समझो। आइडियल फ्यूल, देखो एक आइडियल फ्यूल कौन सा होगा, एक जो बहुत सस्ता हो, सबसे पहली बात सस्ता हो, उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो, रेडीली हो या एवरीवेयर, अवेलेबिलिटी हो उसकी। ठीक है, और प्रोड्यूस करता हो मोर हीट एंड एनर्जी, लेस स्मोक प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है कि उसके पॉइंट है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई भी अगर फ्यूल आइडल फ्यूल कहलाएगा तो कब कहलाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा सस्ता हो। दूसरी बात, उसको मतलब अपना हर कहीं प्राप्त कर सके, ये नहीं कि जैसे मान लो अपने मोस्टली ईरान इराक वगैरह से कच्चा ऑयल आता है, पेट्रोल डीजल वगैरह, तो हमारे लिए वो महंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो उसकी अवेलेबिलिटी हर जगह हो लगभग, प्रोड्यूस मोर हीट एंड एनर्जी, ज़्यादा हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करे, और धुआं कम दे, स्मोक कम दे, क्योंकि आपको पता है कि अगर स्मोक ज़्यादा होगा तो हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब सांस से संबंधित रोग हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा अस्थमा की बीमारी है, अस्थमा, ये भी इससे रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिजीज है ये। ठीक है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो सस्ता हो, सब जगह मिले, ज़्यादा एनर्जी दे, कम धुआं दे। ठीक है, उसको अपना आइडल फ्यूल बोलेंगे। उसके बाद देखो, इसको आइडल फ्यूल या आप गुड फ्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, से ये गुड फ्यूल भी है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट है
अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि नो फ्यूल इज़ कंसिडर्ड एज आइडल फ्यूल। या अभी तक हमें ऐसा कोई फ्यूल नहीं मिला है जो सब कहीं अवेलेबल हो, सस्ता हो, ठीक है, और ज़्यादा एनर्जी दे, कम स्मोक दे, ऐसा नहीं मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई फ्यूल एफिशिएंसी। क्या है? फ्यूल एफिशिएंसी। मतलब जो फ्यूल होता है उसकी पावर, कैपेसिटी, कि भाई आपने मान लो 1 लीटर या 1 केजी में कोई फ्यूल लिया है, तो इसमें वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसिंग एनर्जी, या आप बोल सकते हो हीट। ठीक है, उसको अपन उसकी क्या बोलेंगे? फ्यूल की। जैसे आपने मान लो 1 लीटर पेट्रोल डलवा लिया, तो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर जो व्हीकल है वो कितनी दूरी तक जा पा रहा है। तो ये फ्यूल की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूल कितना बढ़िया है या बेकार है। फ्यूल जितना अच्छा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी इफ़िशियंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, वो कम स्मोक देगा और साथ में क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हाउ मच एनर्जी ऑफ फ्यूल कैन बी प्रोड्यूस, फ्यूल कैन प्रोड्यूस इन इट्स यूनिट क्वांटिटी। ओके, इसकी मतलब 1 किलो या 1 लीटर इस क्वांटिटी के अंदर वो कितना क्या कर सकता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे फ्यूल की इफिशियंसी। तो आप लिख सकते हो हाउ मच एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड by the fuel in its unit quantity is said to be fuel efficiency। उसी को अपन फ्यूल इफिशियंसी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो यूनिट है, देखो एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसको अपन बोलेंगे, देखो कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्या है समझो, ये वही बात बताए जो मैं आपको बता रहा था अभी। ये कहेगा क्या कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबसन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन कंप्लीट कंबसन produce in complete combustion of 1 kg of fuel is said to calorific value, calorific value। ठीक है, मतलब जैसे अपन ने ये एक मान लो कि अगर मैं लीटर के अंदर भोजन को लूँ, तो 1 लीटर अगर अपन ने फूड कंज्यूम कर लिया है, तो हमारा स्टोमक उससे कितनी एनर्जी जनरेट कर पा रहा है, कितनी कैलोरी उससे बना पा रहा है, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। ऐसा ही इसमें कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी कि ये भाई आप क्या ले रहे हो कि 1 kg आपने क्या लिया, फ्यूल लिया है, उस फ्यूल के अंदर कितनी हीट अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है या कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। ठीक है, इसके लिए जो यूनिट है वो यूनिट यूज़ की जाती है किलो जूल। तो वैसे लिख देता हूँ, किलो जूल पर केजी या किलोग्राम।
मतलब 1 किलोग्राम के अंदर कितनी किलो जूल वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये बताता है क्या, कैलोरीफिक वैल्यू। इसके बाद है नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, इसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखो कि कुछ एक जो चीज़ें हैं उनके अपने पास कैलोरीफिक वैल्यू है। जैसे पेट्रोल से लगभग 45,000 क्या आती है भाई, किलो जूल एनर्जी जो है या हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो सबकी अलग अलग है। जैसे कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें, अलग अलग चीज़ों के लिए, फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि काऊ डंग, जो गाय का गोबर है उससे जो डंग केक बनता है यानी उपले वगैरह बनते हैं, उससे 6,000 टू 8,000 केजे इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। दूसरा अपन बात करेंगे कोल की, तो कोल से लगभग 25,000 टू 30,000 किलो जूल। ठीक है, ऐसे ही पेट्रोल है, उससे पेट्रोल से 45,000 केजे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर अपन बात करें बायोगैस की, तो इससे लगभग 35,000 टू 40,000 केजे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन गैस से हम 1,50,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इनके बारे में थोड़ा सा विवरण था। अब बात करते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्म। देखो ये हार्मफुल भी होगा अगर फ्यूल जलेगा, तो फ्यूल जो है आपको पता है कार्बन और बहुत से पोल्यूटेंट्स जो हैं वो रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत से डिजीज फैलते हैं। तो एनवायरमेंटल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा क्या है, एक खतरा है हमारे लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। तो देखो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो अब है हार्म्स बाय बर्निंग फ्यूल। तो फ्यूल जब जलेगा तो उससे नुकसान क्या क्या हैं वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैं पहली बात करता हूँ कार्बन फ्यूल की। तो कार्बन फ्यूल के अंदर जैसे मान लो वो सब्सटेंस जिनके अंदर कार्बन प्रोड्यूस होगा, जैसे अपन बात करें वुड है, अब पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। तो जब ये बर्न होंगे, क्या होंगे, बर्न होंगे, तो ये प्रोड्यूस करेंगे कार्बन, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। जो CO2 है ये आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आएगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो समझे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो CO2 जो है वो हमारे, ये जैसे मान लो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर एक लेयर जो है वो बना के रखती है, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो सेम बना रहता है। यानी CO2 जो है वैसे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मेंटेन ड्यू टू इट, मतलब इसके द्वारा अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन है, ठीक है। लेकिन जब अपन इसकी अमाउंट या इनकी क्वांटिटी को इस लेयर में बढ़ा दें, अगर इसकी क्वांटिटी ऑफ CO2 अगर इंक्रीज होती जाएगी डे बाय डे, तो होगा क्या, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड, ठीक है। अब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया तो होगा क्या, तो होगा ये कि जो अपने जो पोलर रीजन हैं, जो ध्रुव हैं, ये मान लो ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो जो ग्लेशियर हैं, क्या हैं, ग्लेशियर हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं,
ये पिघलने लग जाएंगे, ये मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट होंगे तो फ्लड की समस्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी बहुत सी जगह के ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरीके से नुकसानदायक है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ये पहला हार्म था, तो CO2 प्रोड्यूस होने की वजह से ज़्यादा होता है ये। एक इसी में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वुड वगैरह होती है, जिससे अपन कोल बर्न करते हैं, घर में अंगीठी वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ भी ये नुकसानदायक है, क्योंकि ये वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है, और जो कि सफोकेटिंग होती है, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम करती है। और ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ये कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बना लेती है। जैसे हमारे घर के अंदर मान लो विंटर टाइमिंग में अपन क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर को सही करने के लिए यानी रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन वहाँ अंगीठी वगैरह जला लेते हैं, जिससे कोल बर्निंग अगर वो इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट क्यों होगा, क्योंकि हमने रूम को कर लिया बंद। अब रूम बंद कर लेंगे तो एयर वहाँ क्या नहीं कर पाएगी, एयर प्रेजेंट नहीं हो पाएगी। अगर एयर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये अब्सेंस है तो कंबसन हाफ होगा, मतलब जो बर्निंग प्रोसेस है रुक जाएगी, और रुक जाएगी तो जो गैस वहाँ से रिलीज़ होगी वो होगी CO, कार्बन। लैकनेस के द्वारा मैंने आपको बताया था, लैकनेस से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और ये कार्बन जो मोनोऑक्साइड है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी। इससे जो व्यक्ति वहाँ अंदर सोए हुए हैं वो सोते ही रह जाएंगे, क्योंकि ये हमारे हीमोग्लोबिन में यानी जो RBCs है उनको ऑक्सीजन नहीं ले जाने देगी, और वहाँ तक क्या बना लेगी, उसका रक्त समूहन कर लेगी, यानी रक्त गाढ़ा हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो दूसरा अपन बात करें, सेकंड है इनकम्प्लीट कंबसन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिससे क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरी पॉइंट की बात करते हैं अपन, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है कंबसन ऑफ मोस्टली फ्यूल। वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो CO2 प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो भी फ्यूल जलेगा लगभग, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, कि टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल बी इंक्रीज ड्यू टू increasing of CO2 amount, okay, so that's why we cannot control at that time, and due to that there will be a big problem in front of us. The environmental condition will be increased due to increasing the temperature, okay। तो ये था, इसकी ये प्रॉब्लम थी, हम बात कर चुके हैं। और इसके बाद यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि हमारी बॉडी है, इसके अंदर भी लगभग कंटेन है कार्बन। बहुत से ऑब्जेक्ट है जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, और बर्निंग से कार्बन जो है वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और वो एयर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, CO2 या CO बनाएगा। लैकनेस में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और अगर एक्सेस होगी तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और इसकी अगर अमाउंट बढ़ती जाएगी तो हम डे बाई डे देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि कहीं तो क्या होगी, बारिश जो है बहुत ज़्यादा होगी, तो कहीं बहुत कम होगी, ठीक है। टेम्परेचर आप देखोगे कि किसी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो किसी का बहुत कम हो जाएगा, हाँ, 0 से भी नीचे चला जाएगा, यानी वहाँ बर्फ़ जमने लग जाएगी। तो इस तरीके से ये परिवर्तन आने लगेंगे नेचर के अंदर, जिससे हमारी जो लाइफ है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो आज के लिए ये चैप्टर जो है इतना ही था, कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।